तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लाइटनिंग स्वॉर्ड जो होता है वो उसकी सेपरेट यूनिट के जितने मेंबर्स होते हैं उन सभी को मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जबकि कैप्टन बायरू इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो वहाँ पर सबसे यंगेस्ट सोल्जर को मरता हुआ देखने के बाद गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारा राइवल मैं हूँ, सभी लोगों को छोड़ दो। तो लाइटनिंग स्वॉर्ड उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे राइवल हो तो फिर तुम्हें और ज्यादा तेज होने की जरूरत है। अगर तुम उन लोगों के मरने से पहले मेरे तक पहुंच जाते हो तो मैं बाकी सभी लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। इसी के साथ ही वो भागता हुआ दो सोल्जर्स के पास पहुंचता है, उनके पास से गुजरते हुए उन दोनों की गर्दनें भी काट देता है। तो बायरू चिल्लाकर उसे कहता है कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। और इसी के साथ ही वहां पर हमें और सोल्जर्स को दिखाते हैं। वहां पर 8 सोल्जर्स होते हैं जो कि एक साथ वहां से भागकर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वो 8 के 8 सोल्जर्स वहां पर 16 टुकड़ों में कट जाते हैं, क्योंकि लाइटनिंग स्वॉर्ड उन सभी के 2-2 टुकड़े कर देता है और उसके बाद वहां पर से आगे की तरफ बढ़ जाता है। जबकि हमारा कैप्टन बायरू जो होता है इस बात से और भी ज्यादा घबरा जाता है और इस बात से उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसके सारे के सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। उसके साथ 20 सोल्जर्स थे जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। और इसी के साथ लाइटनिंग स्वॉर्ड उसके पास पहुंचता और कहता है कि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैंने सुना है कि वैक्मा को एक तलवार के साथ मारा गया था जो कि उसकी गर्दन के अंदर दंसी हुई थी, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारा काम होगा। कैप्टन बायरू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि बैक जोन तुम कमीने कहेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, तुमने मेरे 20 लोगों की जान ली, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे 20 टुकड़े करूंगा। कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे बारे में मुझे पता चला है कि तुम कौन हो, तुम कैप्टन बायरू हो, सेपरेट यूनिट के कैप्टन, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था उतना तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम वैग्मा के हाथों से बच कैसे गए। कैप्टन बायरू सिर्फ गुस्से में नहीं होता बल्कि वो यहाँ पर फाइटिंग स्टाइल के बारे में भी सोच रहा था कि इससे फाइट कैसे करनी है। तो वो कहता है कि जब से इसने भागना स्टार्ट किया और मैंने सभी लोगों को मारना शुरू किया, इसने अपनी तलवार को निकाला नहीं, इसने अपनी वेस्ट के साथ एक तलवार लटकाई हुई है, लेकिन अपनी तलवार को हाथ तक नहीं लगाया और बाकी के सभी लोगों को इसने मार दिया। लगता है कि ये उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां पर ये अपने हाथ के साथ स्वर्ड की बना सकता है और स्वर्ड की के साथ ये किसी को भी 2 हिस्सों में काट सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप जो है वो इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि ये अपने हाथों से ये इनविजिबल स्वर्ड को यूज कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनविजिबल स्वर्ड लेवल तक पहुंचा है, क्योंकि अगर ये इनविजिबल स्वर्ड लेवल तक पहुंच चुका होता तो हमारी दुनिया के जो 10 मशहूर मार्शल आर्टिस्ट हैं उनमें इसका नाम जरूर होता, लेकिन उनमें इसका नाम बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर स्वर्ड की मदद से तलवारों को यूज कर रहा है, ऐसी तलवारों को जो कि पहले से इसने यहाँ पर फेंकी हुई थी, यहाँ फिर आसपास सेटअप की हुई थी। यहाँ पर आसपास जो तलवारें हैं उन सभी को ये अपनी एनर्जी से कंट्रोल कर रहा है और इन्हीं एनर्जी के साथ इसने मेरे लोगों की जान ली है। मतलब यह है कि इनविजिबल स्वर्ड लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। तो कैप्टन बायरू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जितने लोगों की जान लिया उन सभी को तुमने अपनी स्वर्ड की मदद से आसपास के वेपन्स को कंट्रोल करते हुए मारा है, क्या ऐसी बात है? तो भी आगे हंसना शुरू कर देता और कहता है कि वाओ, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि तुमने इस बात को नोटिस कर लिया। कि अगर कोई दूसरा इसको देखता तो वो यही कहता कि मैं इनविजिबल स्वर्ड को यूज कर रहा हूँ। माना कैप्टन बायरू अपनी तलवार निकालता है उससे फाइट करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ से भी अपनी 2 तलवारों को बुला लेता है। वो अपनी की मदद से 2 तलवारों को कंट्रोल करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि 2 तलवारें काफी रहेगी, 2 तलवारों की मदद से मैं यहाँ पर तुम्हें मार सकता हूँ। कैप्टन बायरू जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और सोच रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे इसके ज्यादा करीब रहना चाहिए। अगर ये यहाँ पर लॉन्ग रेंज अटैक्स को यूज करता है दूसरी तलवारों को यूज करते हुए अपनी की मदद से, तो मैं जितना ज्यादा इसका करीब होगा उतना ज्यादा मेरे लिए आसान रहेगा इसकी तलवारों के अटैक को अवॉइड करने में। और जाकर वो उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, उसी वक्त वो अपनी दोनों तलवारों को अपने सामने लाकर एक शील्ड बना लेता है और उसे कहता है तुमने देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ 2 तलवारें काफी रहेंगी। लेकिन जैसे वो दोनों तलवारों के साथ उसको ब्लॉक करता है, इसी के साथ ही बायरू जो होता है वो स्टील ड्रैगन टेक्निक को यूज करते हुए उसकी फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हुए सामने की तरफ स्लैश लगाता है, उसकी दोनों तलवारें भी टूट जाती हैं और इसी के साथ ही वहां पर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसके साथ लाइटनिंग स्वॉर्ड जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। और यहीं से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे सोमा का दिखाया जाता है। सोमा उसके पेट पे एक पंच मार रहा होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी ये टेक्निक जो है इतनी भी खास नहीं है, जितनी बार तुम्हें पंच मार रहा हूं उतनी बार तुम्हारी बेल की साउंड बहुत ज्यादा कम होती जा रही है और जितनी ज्यादा इसकी आवाज कम होती जा रही है मुझे लगता है कि अब तुम्हें दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ कैप्टन बायरू के अटैक की वजह से लाइटनिंग स्वॉर्ड जो होता है पीछे की तरफ फटता है और इस बात से काफी हैरान भी होता है। तो हमारा जो बायरू होता है उसके करीब पहुंचने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जंप करता है, फिर साथ ही स्टील ड्रैगन स्वॉर्ड्समैनशिप को यूज करते हुए अपनी सेकंड टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। जब अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है यहीं पर कैप्टन बायरू जो होता है उसकी तलवार वहीं पर सेंटर में रुक जाती है, क्योंकि उसने वहां पर फिर से अपनी तलवारों को सामने लाकर उसके अटैक को ब्लॉक किया होता है। और इस बार लाइटनिंग स्वॉर्ड ने वहां पर 3 तलवारों को यूज किया होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं 2 तलवारों से तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे 3 तलवारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम कैप्टन तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। नेक्स्ट सीन में फिर से सोमा का दिखाया जाता है। तो सोमा उसे कहता है कि तुम्हारी
साउंड जो है वो कम होती जा रही है, तुम्हारी बेल्स की साउंड बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसी के साथ ही चोरमा भी उसे एक पंच मारता और कहता है कि नहीं अभी मैं हारा नहीं हूँ। फिर साथ ही वहाँ पर गम करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस की बरसात करता है, लेकिन हमारा सोमा उसके कुछ पंचेस को अवॉइड कर लेता है और कुछ पंचेस जो होते हैं उसे लगते भी हैं। फिर साथ ही आयरन जनरल जो होता है वो जंप करते हुए ऊपर जाता है और फिर उसे पंच मारने के लिए नीचे आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन सोमा उसे कहता है कि नहीं तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि तुम्हारे पंचेस की पावर बहुत ज्यादा कम रह गई है। और साथ ही हमारा सोमा उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। जब उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सोमा उसे कहता है अगर इस फोर्ट्रेस का गेट कीपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि चोरमा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। आयरन जनरल उसे कहता है कि चोरमा जो है वो आसमान है, तो सोमा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उसी आसमान को तो चीरने के लिए आया हूँ, मैं उसको चीर फाड़ कर रख दूंगा। क्या आयरन जनरल आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि जिस बंदे के बारे में तुम यहाँ पर बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे मुकाबले में तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझसे फाइट करने में तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो चोरमा के सामने तुम्हारी क्या हालत होगी। सोमा उसे कहता है कि जो तो वक्त ही बताएगा। फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे के मुंह पर पंचेस मारते हैं, लेकिन आयरन जनरल को ये पंच काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट को यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी ये मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है। सोमा फिर से आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक और पंच मारता है। कहता है कि इस लड़के ने जब भी मुझे पंच मारा है तो मुझे महसूस हुआ है, हालांकि मैं यहाँ पर अपनी एलिफेंट स्किन को यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी बॉडी में मेरी हड्डियों तक मुझे पेन महसूस हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मेरी की पावर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कम होती जा रही है। जितना ज्यादा मैं इसे मार खा रहा हूँ मेरी की पावर उतनी ज्यादा कम होती जा रही है। इसी के साथ ही आयरन जनरल कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर इस फाइट को नहीं हार सकता, मुझे आज इस लड़के को यहीं पर मारना होगा, मुझे इस फाइट को जीतना होगा, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी बच्ची को जो सारी पावर्स को यूज करना पड़े, यहाँ पे मुझे किसी फॉरबिडन टेक्निक को क्यों ना यूज करना पड़े। और फिर साथ ही वो कहता है कि तुम यहाँ पर आज मेरे सामने घुटने टेक कर रहोगे, तुम्हें आज घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमारा सोमा फिर से उसके करीब पहुंच जाता है और फिर वो टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो उस टेक्निक को यूज करते हुए अटैक करता है वो उसे कहता है अरे मुंह के अलावा बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, सिर्फ तुम्हारा मुंह यहाँ पर तेज चल रहा है और बाकी तुम्हारी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी हैं और ऊपर से अब तो तुम्हारे नाक से ब्लड भी बह रहा है। तो सोमा से वहां पर अपनी विलफुल टेक्निक से जब अटैक करता है तो वो घूमता हुआ पीछे जाकर गिरता है। पीछे गिरने के साथ ही हमारा सोमा फिर से पंच मारने के लिए करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी स्टील की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारी स्टील बॉडी जो है ये एंड के ऊपर टूटने वाली है क्योंकि तुम है तो एक इंसान ही। और उसके मुंह पर जो पंच पड़ता है वो काफी ज्यादा भारी होता है और इसी पंच के साथ आयरन जनरल जो होता है ग्राउंड के ऊपर धड़ाम करके गिरता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हमारा सोमा साइड के ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है क्या ये दोबारा उठेगा। आयरन जनरल उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि मैं यहाँ पर एक बच्चे से हार रहा हूँ, जबकि हमारा सोमा उसे कहता है कि तुम्हें इतनी शर्मिंदगी हो रही है तो फिर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो ना, दोबारा उठने की क्या जरूरत है, वरना तुम फिर से मार खाकर फिर से ग्राउंड के ऊपर गिरोगे। आयरन जनरल उसे कहता है हालांकि मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा आइडिया है, लेकिन फिर भी मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब जबकि सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी है तो मुझे अपनी ब्लैक डेविलिश स्किल को अपने हायर लेवल तक पहुंचाना होगा। तो फिर ठीक है चलो इसको हायर लेवल तक पहुंचाते हैं। तो सोमा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जो भी कर लो रिजल्ट तो सेम ही रहने वाला है, तुम ही यहाँ पर हारने वाले हो। कहता है कि ये एक फॉरबिडन टेक्निक है। फॉरबिडन टेक्निक इसलिए है क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के बाद मेरी अपनी एनर्जी बहुत ही बुरी तरह से कंज्यूम होने वाली है, लेकिन तुम्हें हराने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे वहां पर इस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पावर्स को इनहेंस करता है तो उसकी बॉडी जो होती है परफेक्ट ब्लैक हो जाती है, उसकी बॉडी का कलर ब्लैक हो जाता है और इसका नाम एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्लैक डेविलिश सोल मैरिट होता है। जनरल ने वहां पर अपने लास्ट रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपनी बॉडी को मोस्ट परफेक्ट बना लिया है। तो अब यहाँ पर हमारे सोमा की उससे फाइट काफी ज्यादा टफ होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं वहां पर कुएं के अंदर एक्चुअल ली गानाक और 77 जो होते हैं वो पानी के अंदर अंदर बहते हुए यानी उसके अंदर पानी के अंदर तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहां पर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो सोमा की फाइटिंग की वजह से वहां पर काफी ज्यादा ग्राउंड हिल रहा होता है। जब ग्राउंड हिलता है तो वहां पर मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कहते हैं लगता है कि ऊपर की फाइट की वजह से जमीन कांप रही है, जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए हैं, हमें यहाँ पर इनसे बचना होगा। ऐसे वो लोग उनसे बचते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसी वक्त एक बड़ा सा पिलर होता है जो कि आयरन से बना होता है। वो पिलर जो होता है वहां पर उस कुएं के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। बैकचू और 77 दोनों आगे निकल आते हैं, जबकि ली गानाक जो होता है वो पीछे रह जाता है। रास्ता सेंटर से ब्लॉक हो चुका है और वो लोग चाहकर भी इस आयरन के पिलर को नहीं तोड़ सकते। तो अब इन्हें यहाँ पर से अलग अलग होना पड़ेगा। गानाक को वापस जाना पड़ेगा जबकि इन दोनों को आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा इन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनमें से कौन कहां पर निकलेगा और किसके साथ जाकर फाइट करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।